नमस्कार बच्चों, आप सभी का कक्षा छठी में स्वागत है। आप सभी ने 5वीं में EVS 2 की पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। EVS 2 जो है अब कक्षा छठी में आकर इतिहास और नागरिक शास्त्र के रूप में हो गई है। अब आप सभी लोग इतिहास पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी ने 5वीं में पढ़ा था, पहला लेसन था इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। तो हम कक्षा छठी में पहला पाठ पढ़ेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास। भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास पहला पाठ, उसका पहला पॉइंट है इतिहास का निर्माण और भौगोलिक विशेषताएं। तो आप सभी को पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इतिहास का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी ने कक्षा 5वीं में पढ़ा था कि जो आदिमानव थे वो पहले क्या करते थे? शिकार करते थे, यहाँ वहाँ जंगलों में घूमते थे। फिर उन्हें जहाँ पर भी शिकार ज़्यादा मिलने लगा वो वहाँ पर अधिकतर रहने लगे। फिर जब उन्हें लगा कि अच्छा यहाँ पर ज़्यादा शिकार नहीं हो पा रहा है तो वो जगह बदल कर दूसरे जगहों पर जाने लगे, और जहाँ पर भी उन्हें शिकार मिलता, रहने के लिए अनुकूल जलवायु रहती थी, वो वहाँ पर आसानी से रहने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जो शिकार कर रहे हैं उसको उन्होंने वो जो शिकार करते थे वो कच्चे मांस के रूप में होता था, तो उसको वो भूनने के लिए उन्होंने पत्थर टकराए थे। तो उन्होंने आग की निर्मित की। धीरे धीरे इन्हें कृषि के बारे में पता चला, ये खेती करने लगे तो इन्हें लगा कि क्यों ना हम एक ही जगह पर स्थिर होकर रहें, क्योंकि खेती में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो मनुष्य है उसे एक जगह स्थिर होकर रहना पड़े। दूसरा जो पैराग्राफ इसमें आप देखेंगे कि जो इतिहास है उसे हम कैसे भूगोल और इतिहास को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि खेती कहाँ पर होगी? खेती जो है वो इतिहास से संबंधित खेती जो है वो भूगोल से संबंधित होती है। तो जहाँ पर भी अनुकूल जलवायु रहेगी, अच्छा मैदान रहेगा, वहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है। लेकिन अगर वहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर खेती उतनी आसान तरीके से नहीं हो पाती है। तो जो मनुष्य होता है वो अधिकतर ये देखता है कि जो समतल क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कृषि है वो अच्छे से हो सकती है, तो वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से वो रहना वहाँ पर शुरू कर देते हैं। फिर जब इन्होंने देखा कि उन्हें जीवन जीने के लिए और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने खान पान के साथ ही साथ अपनी वेशभूषा को भी आदिमानव ने बदला था। उनके मकान की बनावट जो थी वो भी बदलने लगी। पहले वो मनुष्य के छालों से या फिर वो गुफाओं में रहते थे, लेकिन ये धीरे धीरे मकान बनाना शुरू कर दिए। फिर इन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया, जैसे मछली पकड़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो ये सभी जो व्यवसाय है वो धीरे धीरे करने लगे। एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा आपको, चलो विचार विमर्श करें। तुम्हारे परिसर में कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं? आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आप देखते होंगे कि आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको कई तरीके के व्यवसाय दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वकील होते हैं, कुछ शिक्षक होते हैं, कुछ कुम्हार होते हैं, कुछ बढ़ई होते हैं, कुछ लोहार होते हैं। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिसर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? हमारे परिसर में सबसे ज़्यादा कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? आप सभी चावल खाते हो, दाल खाते हो, गेहूँ खाते हो, तिलहन से संबंधित चीज़ें होती हैं उसकी फसल उगाई जाती है, सब्जियों का फसल उगाया जाता है। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को और आसान बनाने के लिए इन सभी फसलों को उगाते हैं और उसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। पेज नंबर 2 पर देखेंगे, हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की जलवायु, वर्षा, खेती की उपज, वनस्पतियाँ और प्राणियों में जो विविधता पाई जाती है वो सभी हमारे जीवन का साधन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें जीवन जीने के लिए
अच्छी जलवायु होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, तभी जीवन अच्छा हो सकता है। खेती की उपज भी होनी चाहिए, फल होने चाहिए, सब्जियां होनी चाहिए, शिकार करने के लिए प्राणी होने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें आवश्यक होती हैं। तो हम अगर देखेंगे कि संस्कृति क्या होती है, जहाँ पर भी मनुष्य एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगता है तो धीरे धीरे वो समाज बनता है। समाज से संस्कृति जो है वो और बढ़ती जाती है। तो मनुष्य जहाँ पर भी उसे कोई भी साधन आसानी से मिल सकेंगे, अधिक मात्रा में मिलेंगे, तो वहाँ पे वो बस्ती बनाकर रहने लगेगा। ये जो बस्ती है वो धीरे धीरे गांव के रूप में हो जाती है, गांव जो है वो नगर के रूप में बदल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि भूगोल और इतिहास का संबंध। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति आपने पढ़ा था 5वीं में, उसमें क्या देखा था कि जो बाढ़ आया था, बाढ़ की वजह से जो संस्कृति थी, जो एक सभ्यता बनी हुई थी लोगों की, वो नष्ट हो गई थी, वो सभी दब गए थे। तो ये बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ये सभी क्या होती हैं, भूगोल से संबंधित होती हैं, पर्यावरण से संबंधित होती हैं। तो जब ये सभी आपदाएं आती हैं तो जो लोग हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। कई लोग दब जाते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं। तो जब वहाँ पर खुदाई वगैरह की जाती है तो खुदाई में उन्हें हड्डियाँ मिलती हैं मनुष्य के, और पशुओं की हड्डियाँ मिलती हैं, हथियार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। तो ये सभी जो वस्तुएं हमें मिलती हैं, इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई मनुष्य जो था रहता था और यहाँ पर कोई सभ्यता या संस्कृति जो है वो बना हुआ था। 1.2 भारत की भौगोलिक विशेषताएं। भारत में किस तरीके का पर्यावरण है और वहाँ पर जो भौगोलिक विशेषताएं हैं कैसे एक दूसरे से संबंधित है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगी कि जो भारत देश है वो हम सभी को पता है कि बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पर कई सभ्यताएं, संस्कृतियाँ और कई तरीके के त्यौहार, धर्म के लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। हम बात करते हैं कि जो उत्तर का भाग है, हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत हमें मिलता है। तो वहीं पूर्व में अगर हम देखेंगे तो हमें बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है, और पश्चिम अरब सागर, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, इन सभी को हम देखेंगे तो भारत का जो मैप है ये अखंडित है। मतलब यहाँ पर कहीं भी हमें खंड नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ हमें खंड दिखाई देगा तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और लक्षद्वीप जो ये द्वीप है, यहाँ पर हमें ये खंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हिमालय पर्वत जो है, वहाँ पर कई पर्वतारोही जो हैं वहाँ पर वो चढ़ाई के लिए जाते हैं और इतना आसान नहीं है। ये जो हिमालय पर्वत है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर दिशा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो दीवार है वो अभेद्य है, मतलब इसको भेदा नहीं जा सकता है। तो इसके कारण जो मध्य एशिया का मरुस्थल है वो अलग हो गया है। हिमालय और खैबर दर्रा, ये देखिए, बोलन दर्रा और खैबर दर्रा, यही जो है ऊपर की तरफ से जाकर हिमालय पर्वत की तरफ जाएगी, और यही जो दर्रा है ये व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग में लाई गई। तो प्राचीन समय जो व्यापार होते थे वो चीन से अधिकतर मंगाया जाता था। चीन के वस्त्र, एक चीनांशुक करके आपने 5वीं में पढ़ा होगा, चीनांशुक नाम का जो रेशम था वो भारत में उसकी मांग बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस तरीके से इन मार्गों से व्यापारी जो हैं आते और जाते थे, और वो अपना जो सामान है उसका आयात निर्यात खरीदते और बेचते थे। तो ये जो खैबर और बोलन दर्रा है, जो व्यापारिक मार्ग है, रेशम मार्ग, इसी के माध्यम से कई आक्रमणकारी जो हैं वो भारत में आए थे। जैसा कि चीन से हुआनश्वांग और फाहियान नाम के 2
चीनी यात्री जो हैं प्राचीन समय में आए थे। अगला है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश। मैंने आपको 5वीं में हड़प्पा और सिंधु संस्कृति के बारे में बताया था। यही जो नदियाँ थी सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो थी, इन्हीं के आसपास ये सिंधु नदी के आसपास जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति जो थी वो पाई गई थी। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। यही जो सिंधु नदी है यहाँ और आसपास का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति जो है वो पाई गई थी। पाकिस्तान का ही क्षेत्र था, लेकिन जब ये सभ्यता हमें तब मिली थी जब भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था, और जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान जो है वो भारत का ही क्षेत्र रहता था। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं, अगला है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। और ये जो मरुस्थल है पाकिस्तान में भी कुछ क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। इसके उत्तर में सतलुज नदी है, आप देख सकते हैं सतलुज नदी। पूर्व में अरावली पर्वत की श्रेणियाँ हैं और दक्षिण में कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, पश्चिम में सिंधु नदी है। तो इस तरीके से जो थार का मरुस्थल है वो इनसे जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में घग्गर नदी का उद्गम होता है। देखिए थार मरुस्थल में के पास में घग्गर लिखा हुआ है, यहीं से घग्गर नदी जो है वो निकलती है और यही थार के मरुस्थल तक पहुंच जाती है। हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए ये थार मरुस्थल तक आती है और ये यहाँ तक पहुँचती है। और यही जो नदी है ये पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जानी जाती है। वर्तमान समय में राजस्थान और पाकिस्तान में ये जो नदी है वो सूखा पड़ गया है, मतलब यहाँ पर ये नदी जो है वो सूखी हो गई है और यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के जो स्थान हैं वो मिलते हैं। अगला है दक्कन का पठार। ये देखिए दक्कन का पठार जो कि डार्क ब्राउन में दिखाई दे रहा है, ये है दक्कन का पठार। ये जो भूप्रदेश है वो दक्षिण में और सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तीन ओर से ये पानी से घिरा है। तो ये जो है जैसे पर्वत नहीं तीन होता है तिकोना, ऊपर एक नीचे दो, तो इस तरीके से दिखाई देता है कि जो पर्वत की चोटी है वो उसके रूप में दक्कन का पठार दिखाई देता है। इस प्रदेश को हम प्रायद्वीप भी कहते हैं। दक्कनी पठार के उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं ये फैली हुई हैं और इन पर्वत श्रेणियों को हम पश्चिम घाट भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में कोकण और मालवार, महाराष्ट्र का कोकण और मलबार का जो तटीय क्षेत्र है वो सह्याद्री के पश्चिम में है। दक्कन पठार के पूर्व में स्थित पर्वतों को क्या कहते हैं? पूर्व घाट। पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको क्या कहते हैं? पश्चिम घाट। तो इस पठार की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है और हड़प्पा संस्कृति के बाद का जो कालखंड था उसमें सबसे ज़्यादा कृषि जो है इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है। और मौर्य साम्राज्य जो था उनका अधिकतर साम्राज्य जो है दक्कन के पठार का जो क्षेत्र था यहीं पर वो फैला हुआ था।
समुद्री तटों के प्रदेश। 5वां है समुद्री तटों के प्रदेश। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति के समय से पश्चिमी देशों के साथ हमारा जो व्यापार है वो होता था, और यह व्यापार जो है अधिकतर समुद्री मार्ग से चलता था, क्योंकि उस समय वायु मार्ग नहीं था, सड़क मार्ग बहुत ही कम होता था। तो ऐसी स्थिति में जो समुद्र मार्ग था उन्हीं के माध्यमों से सामान का लेन देन एक देश से दूसरे देश में किया जाता था। जैसे श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये सभी जो क्षेत्र थे, चीन है, ये सभी जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था। समुद्र में स्थित द्वीप, जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्र में जो स्थित द्वीप थे, 2 द्वीप हैं, कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। ये जो द्वीप हैं ये भारत के मैप से खंडित है, मतलब अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो प्राचीन समय में जो समुद्री व्यापार किया जाता था, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा व्यापार, जो द्वीप है उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व था, और व्यापार के लिए इन द्वीपों का उपयोग किया जाता था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अर्थात लाल सागर की जानकारी पुस्तिका जो है वो लिखी गई थी। ये एक ग्रीक नाविक के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें भारतीय द्वीपों का जो उल्लेख है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों का उल्लेख हमें मिलता है। ये देखिए, अंडमान द्वीप का उल्लेख हमें ये दिखाई दे रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर है वो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसी समय में हड़प्पा संस्कृति मिली थी। तो ये जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा जो भारत देश है उसको मिला करके जो संपूर्ण भूभाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं। और इस दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसको हम भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। और जो हड़प्पा संस्कृति है वो हमें कहाँ मिली थी? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। चीन और म्यांमार जो है वो हम सभी को पता है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, पर लेकिन ये देश जो है एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से नहीं हैं, क्योंकि ये एशिया महाद्वीप से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों से हमारा जो ऐतिहासिक संबंध था, सामान का जो लेन देन था, वो अधिक ही किया जाता था। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, उसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और उसका उत्तर स्कूल खुलने पर आप मुझे दिखाएंगे। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला, इतिहास किसे कहते हैं? इसका उत्तर जो है आपको 5वीं की ही जो EVS 2 की कॉपी थी उसमें आपको मिल जाएगी। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नगरीय संस्कृति कौन सी है? ये भी आपने 5वीं में पढ़ा था। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। रफ कॉपी होगी या कोई प्लेन कॉपी होगी, नई कॉपी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप